नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हमने पूर्व की कक्षाओं में संविदावादी विचारकों के बारे में अध्ययन किया और ये संविदावादी विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। और ये संविदावादी विचारक न केवल बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षा की दृष्टि से, बल्कि एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए भी कामगार हैं, काम के टॉपिक हैं। और एमए फाइनल के वो विद्यार्थी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट यानी संविदावादी विचारक पेपर का चयन करते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनके अपने जो विशिष्ट विचार हैं, सेपरेट विचार हैं, वो तो परीक्षा की दृष्टि से पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन इन पर तुलनात्मक अध्ययन का बनता है कि हॉब्स, लॉक, रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। और ये प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जाता है। कई बार तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन पूछ लेते हैं, कई बार कुछ खास टॉपिक दे करके, जैसे मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था पर हॉब्स और लॉक की तुलना कीजिए, या लॉक या रूसो की तुलना कीजिए, या फिर एक कोटेशन दे करके पूछ लेते हैं कि रूसो का प्रभुसत्ताधारी हॉब्स का लेवाइथन है जिसका मस्तक काट दिया गया है, यानी शीश विहीन लेवाइथन। ये वाहन नाम के एक विचारक हैं, उनका एक कमेंट है। तो उस कमेंट में वो हॉब्स और रूसो की तुलना पूछते हैं। तो इस तरह से इनका ये तुलनात्मक अध्ययन वाला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अलग अलग विचारकों का अध्ययन हमने किया। उसमें सबसे पहले वो मानव स्वभाव का विश्लेषण करते हैं, फिर प्राकृतिक अवस्था का विश्लेषण करते हैं, फिर प्राकृतिक अवस्था के बाद में समझौता क्यों किया, क्या ऐसी खास परिस्थितियाँ थी, और उस सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, अधिकारों की, कानून, प्राकृतिक कानूनों की क्या स्थिति है, और फिर संप्रभुता का स्वरूप किस प्रकार का है, और लास्ट में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को वो मानते हैं कि यह शासन व्यवस्था रिजल्ट के रूप में, यानी राज्य का स्वरूप किस प्रकार से आएगा, इसकी बात करते हैं। तो इसी चरणबद्ध तरीके से हम इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके आधार पर चर्चा करेंगे। जो हमने अलग अलग इनके विचारों का अध्ययन किया, उसी चरणबद्ध तरीके से इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला जो बिंदु है वो है मानव स्वभाव का। तीनों जो संविदावादी विचारक हैं, उन्होंने मानव स्वभाव का अपने अंदाज में भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। और जो हमने पढ़ा है, हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, झगड़ालू और असामाजिक है। उसके जीवन का जो चरम उद्देश्य है वो आत्म संरक्षण है, और जिसके लिए वो अन्य व्यक्तियों के साथ लगातार संघर्ष में लगा रहता है। उसकी चेतना का सबसे प्रमुख तत्व भय है। दूसरी तरफ लॉक के बारे में यदि बात करें तो लॉक अपने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? लॉक के अनुसार मानव प्रकृति से ही सामाजिक है, भद्र है, शांत है, विवेकशील है, सहयोग करता है। प्रकृति ने उसे विवेक प्रदान किया है जिसके निर्देशों से वह अपना जीवन संचालित करता है। अब हम रूसो की बात करें तो रूसो मानव स्वभाव के बारे में अपने एक अलग ही विशिष्ट विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं मानव स्वभाव से सरल, सहानुभूति पूर्ण और करुणापूर्ण, संतोषी है। मनुष्य के नैसर्गिक गुण जब विकृत होने लगते हैं, जब
विज्ञान और कलाओं का उदय होता है। तो मानव की प्रकृति के संबंध में ये हाब्स और लॉक और रूसो के अपने कुछ खास विचार हैं। इसी प्रकार जब हम प्राकृतिक अवस्था को देखते हैं तो जो राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था का इन्होंने चित्रण किया है। ये स्पष्ट है कि मानव स्वभाव संबंधी इनकी मान्यताएं भिन्न हैं, तो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण भी एक दूसरे से भिन्न ही होगा। तो जहाँ हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो असामाजिक और गैर राजनीतिक थी। इस अवस्था में न तो सामाजिक जीवन था और न ही राजनीतिक जीवन था। ये एक राज्यहीन और सामाजिक जीवनहीन अवस्था के सारे दोष इसमें थे। और इस प्राकृतिक अवस्था में भय, निरंतर युद्ध, अशांति, जीवन को स्थायी और निरंतर खतरा, कृषि, व्यवसाय, उद्योग, इनका अभाव, नैतिक सभ्य जीवन का भी इसमें अभाव था। तो हाब्स के मनुष्य का जो जीवन था वो कैसा था? एक स्पेशल शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं, टर्म का यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ खास बातों का वर्णन है कि उसका जीवन जो था एकांगी, दरिद्र, कुत्सित, पशुवत और क्षणिक था। बल प्रयोग ही उस अवस्था का एक परम सत्य था और जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट का नैसर्गिक नियम उस समय था। उसकी तुलना में यदि हम लाक के विचारों की बात करें तो लाक की प्राकृतिक अवस्था जो है उसमें वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था प्राकृतिक अवस्था को बताता है। और इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता थी, स्वच्छंदता नहीं थी। तो संक्षेप में यदि हम कहें, लॉक के द्वारा जो चित्रित प्राकृतिक अवस्था थी उसमें व्यक्तियों का उस स्थिति को इसलिए त्याग करना पड़ा कि उसमें कुछ असुविधाएं थी। वो क्या असुविधाएं थी? हमने जब लॉक पढ़ा तो उसमें अध्ययन किया था कि एक व्यवस्थित विधान पालिका नहीं थी, निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं था और उसको क्रियान्वित करने के लिए पावर का कार्यपालिका नहीं थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए उनको अनुबंध करना पड़ा। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था से भी अधिक अच्छी थी और प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि आदिम मनुष्य जो था वो सरल, पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट, सुखी था। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, उसमें समानता थी। उसका न घर बार था न कोई संग्रह प्रवृत्ति थी। मतलब एक पशुवत जीवन, स्वच्छंद जीवन वो जीता था। उसकी हर इच्छा, आवश्यकता की पूर्ति जो थी वो प्रकृति से संभव थी। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की ये निर्बाध सुख, एडेलिक हैप्पीनेस, निर्बाध सुख प्राप्त था उसे। मनुष्य जंगली अवश्य था लेकिन वह उत्कृष्ट कोटि का जंगली था, जिसको एक टर्म यूज की जाती है, नोबल स्वेज, आदर्श बर्बर। किंतु कृषि, आविष्कार, भूसंपत्ति के आविर्भाव के बाद, जनसंख्या के बढ़ने के बाद प्राकृतिक अवस्था विकृत हो जाती है और वो उसमें संपत्ति के उद्भव के बाद तेरे मेरे का भाव आ जाता है, असमानता की स्थिति हो जाती है। तो वही संघर्ष की स्थिति हो जाती है। सरल शब्दों में, संक्षेप में यदि हम कहें तो हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कष्टमय थी, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था थी। लाक के अनुसार वो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांतिमय थी और रूसो के अनुसार परम सुखमय थी, जो बाद में संघर्ष में बदल जाती है। तो ये उनकी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण है। अब हम बात करते हैं कि संविदा का स्वरूप क्या था और उन्होंने उससे क्या राजनीतिक निष्कर्ष निकाले हैं।
तो हाब्स की यदि हम चर्चा करें तो हाब्स की धारणा के अनुसार जो अनुबंध था प्राकृतिक अवस्था को छोड़ने वाले व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक स्तर पर हुआ था, न कि लोगों और सरकारों के बीच में। क्योंकि हमने हाब्स पढ़ा, जब देखा कि समझौता जो होता है परस्पर व्यक्तियों में होता है, शासक उसमें शामिल नहीं है, शासक उसका परिणाम होता है। तो ये लोगों के द्वारा किया गया समझौता था जिसमें शासक की स्थापना की जा सके, और शासक इस समझौते में सम्मिलित नहीं है, तो वो इस समझौते से स्वतंत्र और ऊपर है। लोगों के बीच में जो समझौता हुआ था, हमने हाब्स पढ़ा जब देखा था कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था कि मैं स्वयं पर शासन करने के अपने अधिकार को इस व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को या समिति को सौंपता हूँ, और उसे अधिकार देता हूँ कि वह मेरा नियंत्रण करें, बशर्ते कि तुम भी अपना इस प्रकार का अधिकार इस व्यक्ति या समिति को सौंप दो, और इस प्रकार उसे अपने ऊपर भी नियंत्रण का अधिकार दो। तो हाब्स का मानना है कि समझौता केवल एक ही हुआ है जिससे समाज की स्थापना हुई। लाक के अनुबंध की जो कल्पना की है उसमें हमने स्पष्ट किया था कि कुछ विद्वान मानते हैं कि समझौता एक हुआ, ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि समझौता दो हुआ। तो उसमें दो मानने वालों का ये लॉजिक है, तर्क है कि मूल अनुबंध से नागरिक समाज की स्थापना होती है, दूसरे अनुबंध के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। पहला जो समझौता है उसमें लोगों के बीच में परस्पर होता है, दूसरा समझौता लोगों के बीच और शासक के बीच में किया जाता है। हाब्स ये मानता है कि जब शासन भंग होता है तो राज्य भी नष्ट हो जाता है और अराजकता की स्थिति आ जाती है, पूरे प्राकृतिक अवस्था की स्थिति आ सकती है। किंतु लाक अपने दो अनुबंधों की धारणा के आधार पर यह मानता है कि सरकार के भंग होने से समाज छिन्न भिन्न नहीं होता, बल्कि समाज उस भंग की हुई सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित कर देता है। रूसो के अनुबंध की यदि हम चर्चा करें तो रूसो के अनुसार जो अनुबंध है वह नागरिकों की व्यक्तिगत सत्ता और उनकी जो संगठित सामाजिक सत्ता के बीच में होता है। व्यक्तिगत स्थिति और सामूहिक स्थिति की चर्चा वो करता है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी और कॉरपोरेट कैपेसिटी के बीच में एक समझौता होता है। इसको सरल शब्दों में हमने रूसो को जब पढ़ा, जब अध्ययन किया था उसका, कि ए बी सी डी ये व्यक्ति अलग अलग होते हैं और वो अपनी सत्ता, व्यक्तिगत सत्ता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की संकलित इच्छा से निर्मित नए समुदाय को वो सौंपते हैं। तो रूसो के अनुसार हम में से प्रत्येक अपने शरीर और अपनी सर्वमान्य शक्ति को सार्वजनिक इच्छा के नियंत्रण में समर्पित कर देता है, और उसकी संकलित सत्ता में हम प्रत्येक सदस्य को समस्त संस्था के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार किसी ने अपने आप को दूसरे का अधीन नहीं किया, बल्कि समाज की जो सामूहिक सत्ता है उसी के प्रति किया है, और उसका स्वयं एक अविभाज्य अंग होता है। तो रूसो की इस धारणा में वो कुछ खोता नहीं व्यक्ति, संविदा के द्वारा उसकी समानता और स्वतंत्रता पूर्वतः बनी रहती है, जबकि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति की समानता स्वतंत्रता के अधिकार अस्थायी और असुरक्षित थे। तो इस तरह से हाब्स, लाक और रूसो का ये समझौते का स्वरूप है। धन्यवाद।